नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जुपिटर रेट्रोग्रेड गुरुदेव बृहस्पति यदि आपके बर्थ चार्ट में वक्री है उसके बारे में। हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएँगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट्रोग्रेशन, वक्री ग्रह क्या होता है, उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग प्रेडिक्शन की बात करेंगे। इन जनरल अगर मैं बहुत छोटे कम शब्दों में कहना चाहूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन या वक्री ग्रह का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में वक्री है, तो ये दिखाता है एक्सेप्ट राहु एंड केतु, तो ये दिखाता है कि आपके बर्थ के समय वो प्लैनेट अर्थ के रिस्पेक्ट में काफ़ी क्लोज था, उसके आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स होंगे। एक चीज़ तो ये। दूसरी बात कोई ग्रह वक्री है तो वो हमारी लाइफ में कुछ कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करता है, कुछ कार्मिक ड्यूज को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पिछले कई जन्मों के साथ जो कुछ कार्मिक ऋण रह गए हैं वह वक्री ग्रह दिखाता है, जिसे आपको इस जन्म में वापस से रीपे करना होगा, उन ड्यूज को आपको क्लियर करना होगा, जिसकी वजह से कुछ लाइफ में हमारे डिलेज होते हुए देखे जाते हैं। हर एक ग्रह अगर वक्री है तो उसके कुछ अलग अलग सिग्निफिकेशन हो सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर बेसिकली अगर हम बात करें इन द ब्रॉड मैनर कि किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है हमारे बर्थ चार्ट में, जुपिटर बेसिकली दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पहला इज व्हाट, विजडम को, हमारे स्व विवेक को कह लीजिए, या हमारी बौद्धिक क्षमता कि हम किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, जुपिटर रिप्रेजेंट व्हाट, द एक्सपेंशन। जुपिटर एक बेनिफिक ग्रह है, एक बल्कि प्लैनेट है जो राशि में लगभग 1 साल तक रहता है, तो वो स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। और एक्सपेंशन, जुपिटर जहाँ भी बैठते हैं वहाँ उस घर की वो वृद्धि करते हैं, जो उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उन चीज़ों को वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दैट इज द जुपिटर। जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे बर्थ चार्ट में। जुपिटर रेट्रोग्रेशन इट मीन्स डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके स्वविवेक पे और आपके एक्सपेंशन वाले पार्ट पे, आपकी स्टेबिलिटी पे आकर डेफिनेटली जरूर फर्क पड़ता है। ये चीज़ समझिए आप। तो अब जैसे हमने कहा हाउ इट अफेक्ट द विजडम, तो पहली बात तो ये है कि आप उसका ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्मिक बैगेज है, कुछ ड्यूज हमें जो क्लियर करने हैं इस जन्म में। तो जुपिटर वक्री है तो हमारे स्वविवेक पर फर्क ऐसे पड़ता है कि कई बार ये स्थिति बनती है कि हम सेल्फ डाउट की तरफ रहते हैं या हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन को भी दिखाता है कि हम कुछ चीज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में कि कैसे करना है, कब करना है, इसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। तो एक तो इसकी वजह से चीज़ें डिले हो जाती है। सेकंड बात, जब हम कोई काम कर लेते हैं इतना सोचने के बाद भी, देन वी फील कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द स्टेट व्हेन जुपिटर इज रेट्रोग्रेड इन द बर्थ चार्ट। तो ये आप कह सकते हैं। दूसरी बात कि कोई भी ग्रह वक्री हो, वो जिस भी भाव में बैठा है उस भाव से एसोसिएटेड वो चीज़ों में परफेक्शन लाने की कोशिश करता है। उसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें डिले होती जाती है। दैट इज़ द जुपिटर रेट्रोग्रेशन। सेकंड बात हमने कहा कि एक्सपेंशन को और स्टेबिलिटी को। तो चूंकि हम कई बार ऐसी स्थिति में होंगे जहाँ हम सेल्फ डाउट करेंगे या इंट्रोस्पेक्शन में बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे, तो चीज़ें हमारी लाइफ में अनस्टेबल होंगी। और साथ ही साथ जो एक पार्ट है जुपिटर का एक्सपेंड करने का चीज़ों को, अब वो डीले को भी एक्सपेंड कर देंगे, डीले को भी बढ़ा देंगे, लाइफ में स्ट्रगल है उसको भी एक्सपेंड कर देंगे। पर इसे ध्यान रखिए आप लोग, जुपिटर रेट्रोग्रेशन का मतलब या वक्री ग्रह का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि लाइफ में सब चीज़ें नेगेटिव ही होती, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी वो प्लैनेट की जो एज है मैच्योरिटी की, जब भी आपके बर्थ चार्ट में गुरुदेव मैच्योर होंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इन टर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग, या कि जहाँ मैं सेल्फ डाउट कर रहा था आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फिर धीरे धीरे आप अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो चीज़ें विद द एज ऑफ मैच्योरिटी ऑफ जुपिटर आप यू फील कि हाँ, शायद मेरी लाइफ में पहले ऐसे हो रहा था, अब मैं किसी और डायरेक्शन में हूँ। और एक और बात, जैसे हमने कहा कि ये आपके स्व विवेक को इफेक्ट करता है। तो कैसे इफेक्ट करेगा, हमने एक पहले बात करी सेल्फ डाउट की कंडीशन। एक ये कि हम कहीं बार गलत लोगों से गाइडेंस ले लेते हैं, या जैसे हम लोग कहते हैं कि मिस गाइडेंस, जिसकी वजह से हम हमारा खुद का काम बिगाड़ देते हैं। दैट इज ऑल्सो व्हाट जुपिटर रेट्रोग्रेशन। तो जुपिटर डायरेक्टली आपके विजडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली विजडम कैसे न कैसे अफेक्ट होगा जरूर। एंड विद द टाइम यू फील कि हाँ, अब चीज़ें मेरी लाइफ में वापस पटरी पर आ रही है, नॉर्मल हो रही है। तो डरने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली रेट्रोग्रेशन के टाइम की वजह से लाइफ में चीज़ें डिले होंगी, बट आपको जरूर मिलती हुई देखी जाएंगी। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ जुपिटर रेट्रोग्रेड। अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग भावों में, यदि जुपिटर आपके पहले भाव में, दूसरे भाव में, किसी भाव में अगर वक्री है तो वो क्या सिग्निफाई करता है। सो नाउ यदि
वक्री गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न में पहले भाव में बैठे हैं तो फर्स्ट हाउस हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सोचने के नज़रिए, हमारे थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। हम सोसाइटी को कैसे देखते हैं, हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो हम लोग पहले भाव से देखते हैं। इट मीन्स इट इज समहाउ वी कैन से कि हमारा हेड वाला पार्ट आप कह लीजिए, समहाउ जो फोरहेड वाला पार्ट है, ये आपका फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जब वक्री होकर यहाँ बैठते हैं, जो कि विजडम को, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा देखिए। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर आप उस प्रकार के हो सकते हैं कि जिनके जीवन में जो एजुकेशन है उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ जाए, या कि हमें एजुकेशन कंप्लीट करने में बहुत एफर्ट लगाने पड़े। दैट इज व्हाट द जुपिटर रेट्रोग्रेड इन द फर्स्ट हाउस। हमने कहा कि ये हमारी सोचने के डायरेक्शन को दिखाता है। तो पहले भाव में जब जुपिटर बैठे हैं, तो आप लाइफ के इनिशियल स्टेज में 30, 32, 35 की उम्र तक आप ऐसे हो सकते हैं कि आप डायरेक्शन लेस हो, आपको चीज़ें क्लियर ना हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ नहीं पता होगा। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमें लगता है कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, बट हमारे माइंड में चीज़ें क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि माइंड में चीज़ें क्लियर हैं, बट उसे एग्जीक्यूट कैसे करें, इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हुए देखे जाते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते हुए दिखे जाते हैं, बट वही एडवाइस अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करनी, इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। आप, जैसा मैंने कहा कि आपको बहुत कुछ पता है, आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को अनलॉक कर पाना, उसे यूज़ कर पाना लाइफ में इनिशियल हाफ में ईजी नहीं है। आप ये समझ सकते हैं, जुपिटर अगर पहले भाव में वक्री है, तो समहाउ वो बिहेव करता है केतु इन द फर्स्ट हाउस, कि जहाँ हमें सब पता है, सब नॉलेज है कैसे करना है, क्या नहीं करना, बट एग्जीक्यूशन इज डिफरेंट। हमें सोसाइटी में कैसे एस्टेब्लिश करना खुद को, वो वाला पार्ट आपका डिफरेंट हो सकता है। इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो एक मेंटोर है, खासकर इनिशियल एजेस में, वो मिसिंग होता है। अब मेंटोर मिसिंग से मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको गाइड नहीं कर रहा, नो। जब आपको एक तो कि जब आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है कि हाँ मैं लाइफ का डिसीजन लेने जा रहा हूँ, उस समय मुझे कौन गाइड करे, वो शायद पार्ट मिसिंग हो सकता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जब मैंने कहा कि मेंटोर मिसिंग है, तो वो ये भी हो सकता है कि आप कहीं बार लोगों की मिस गाइडेंस में आकर अपनी लाइफ में गलतियां करते हुए देखे जाते हैं, आपकी एजुकेशन में ब्रेक दिखा जाता है। और ये भी कि आप ये समझिए कि चूंकि जुपिटर अपनी लाइफ में एक्सपेंशन को दिखा रहा है, तो इनिशियल लाइफ में जो आपका स्ट्रगल है वो भी एक्सपैंड हो जाता है। मतलब कि जहाँ जुपिटर वक्री नहीं होते, तो शायद आपको 30 साल के बाद आप खुद को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, और चूंकि वो रेट्रोग्रेड है और एक बल्कि प्लैनेट है जो एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं, तो अब आपको खुद को एस्टेब्लिश करने में हो सकता है 4 साल, 5 साल और एक्स्ट्रा लगे, बिकॉज जो कार्मिक बैगेज लेके चल रहा है एक वक्री ग्रह, वो आपको डेफिनेटली यहाँ रीपे करना ही होगा। द बेस्ट रेमेडी व्हेन जुपिटर इज रेट्रोग्रेड इन योर बर्थ चार्ट इन द फर्स्ट हाउस, आप कोई भी नीडफुल आपको दिखे, वो कोई भी हो सकता है, आप उसकी मदद करने की कोशिश करें। दिस इज द बेस्ट रेमेडी यू कैन से। So this is what when Jupiter retrograde in the first house. So now यदि बृहस्पति जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में आके वक्री होता है, सेकंड हाउस रिप्रेजेंट आवर फैमिली, सेकंड हाउस रिप्रेजेंट आवर स्पीच, सेकंड हाउस से हम हमारी फूड हैबिट्स को देखते हैं। तो जब एक वक्री ग्रह जो कि कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और खास जुपिटर रिप्रेजेंट करता है विजडम को और एक्सपेंशन वाले पार्ट को हमारी लाइफ में, जब वो वक्री है तो क्या दिखाता है। पहली बात तो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन हो सकता है आपकी फैमिली की वजह से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या उनका जो सपोर्ट आपको चाहिए इनिशियल ईयर्स में टिल 35 टिल 32, वो नहीं मिलता हुआ देखा जाता। दिस इज द कार्मिक बैगेज, दिस इज व्हाट जुपिटर रेट्रोग्रेड इन द सेकंड हाउस। साथ ही ये भी दिखाता है कि हाँ आप लाइफ में पैसा कमा रहे हैं, बट हाउ टू सेव द मनी, इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू। साथ में हम सेकंड हाउस से हमारी फूड हैबिट्स देखते हैं, तो हम काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं हमारी फूड हैबिट्स को सुधारें, बट वो या उसे कंट्रोल कर पाना वो इजी नहीं है। और उसकी वजह से जो वेट गेन है, क्योंकि जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, एक बल्कि प्लैनेट है, खुद एक राशि में लगभग 1 साल तक रहता है, तो आपके लिए वेट लॉस इज नॉट दैट ईजी टास्क। हाँ, सेकेंड लॉर्ड अगर बहुत सुंदर स्थिति में है, तो मान के चलिए कि आप वो काम आसानी से कर सकते हैं। इनिशियल लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जुपिटर रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी, तो इनिशियल लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती है, बहुत मुश्किल होती है।
आपको इनिशियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आप ये कह सकते हैं। देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपकी जो अर्ली अपब्रिंगिंग है या आपके जो इनिशियल एजेस ऑफ है स्कूल के, जैसे आप लोग 8th क्लास तक की जो एजुकेशन है उसकी बात करें हम लोग, वहाँ आपको थोड़ी दिक्कतें होती हुई देखी जाती है। आपको चीज़ें काफ़ी काफ़ी कुछ पता है कि उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करना है, आप जानते हैं कि पैसा कैसे सेव करना है, बट उसे प्रैक्टिकली आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मतलब कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर है सेकंड हाउस को लेकर कि हाँ, ये ऐसे होती है, ये उस तरह से होती है। बिकॉज़ वो विज़डम को दिखाता है जुपिटर सेकंड हाउस में, बट वहाँ डील है, वहाँ स्ट्रगल को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस प्रकार से कि जब हमें सब पता है, बट जब सिचुएशन प्रैक्टिकली हमारे सामने आ जाती है, उस समय हम कैसे एक्ट करें, वहाँ कैसे हम डिसीज़न लें, वो हमारी लाइफ में थोड़ा टफ होता हुआ दिखा जाता है। जुपिटर रेट्रोग्रेशन कई बार ये भी दिखाता है, अगर सेकंड लॉर्ड सही स्थिति में नहीं है, तो फिर जो स्पीच क्लैरिटी का इश्यू होता है, आप चीज़ों को मेमोरी की बात कर लें हम लोग, हमारी याददाश्त थोड़ी इतनी स्ट्रांग ना हो, आप ये कह सकते हैं। हम कहीं शब्दों को प्रॉपर्ली प्रोनाउंशिएट ना कर पाएँ, उन्हें प्रॉपर्ली बोल ना पाएँ, खासकर आपकी इनिशियल लाइफ में चीज़ें होती हुई देखी जाती है। बट रिमेंबर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा है वीडियो के, रेट्रोग्रेशन का मतलब सिर्फ नेगेटिव साइड ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो, आप किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो, उसको भी दिखाता है। बट हाँ, जैसे ही जुपिटर की मैच्योरिटी एज आती है, उसके बाद आपकी लाइफ में चीज़ें क्लियर होती हुई देखी जाती है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट जुपिटर इन द सेकंड हाउस। सो नाउ, यदि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में आके वक्री होता है, थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन को दिखाता है, हमारी सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी लाइफ में जो हमारे एफर्ट्स हैं उनको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। जुपिटर आपके विजडम को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जुपिटर एक एक्सपेंसिव प्लैनेट है, जो जहाँ भी बैठता है चीज़ों को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। पर चूंकि ये वक्री है, तो ये कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करता है, उन कार्मिक ड्यूज को आपको इस बर्थ में रीपे करना होगा। तो पहली बात तो ये कि कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से ये मिथुन राशि में, जो कि मरकरी का साइन है, उसमें आकर बैठे हैं। तो पहली चीज़ तो कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे आइडियाज़, मतलब कि एक आइडिया के अंदर भी दूसरा आइडिया है। आप बाथरूम में कहीं अगर बैठे नहा रहे हैं, या अकेले में कहीं बैठे हैं, आप सो रहे हैं, आप तो दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ फ्लो करते हैं। दूसरी बात कि ये आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियस बनाता है, आपको फुल ऑफ कम्युनिकेशन बनाता है। बट फिर दिक्कत क्या है रेट्रोग्रेशन की वजह से, वक्री की वजह से, कि जो आपके आइडियाज़ है उसे कैसे धरातल पर लेकर आएँ, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करें, वो एग्जीक्यूशन आपकी लाइफ में बहुत टफ हो जाता है। दिस इज व्हाट जुपिटर रेट्रोग्रेशन। जैसे जैसे जुपिटर की मैच्योरिटी एज आएगी आपके लाइफ में, आपके बर्थ चार्ट में, उसके हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर होती हुई दिखेंगी। थर्ड हाउस जुपिटर ये भी दिखाता है कि आप किसी भी काम को जो स्टार्ट करते हैं, उसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, फुल ऑफ एक्साइटमेंट आप काम को शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, बट धीरे धीरे फिर आपकी उसमें आपका उसमें इंटरेस्ट कम होता है, या फिर आप उसको एक लंबे समय तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, या जल्दी छोड़ देना, जो एक लॉन्ग टर्म गोल है उसे आप देख नहीं पाते हैं, या शुरू तो काम बहुत एनर्जी से किया था, बट धीरे धीरे वो एनर्जी आप देखते हैं कि खत्म होती जाती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी आप थर्ड हाउस हमारे हमारे इंटरेस्ट को भी दिखाता है, हमारी हॉबीज़ को भी दिखाता है। हॉबीज़, इंटरेस्ट, और खासकर वो सभी चीज़ें जो हम हाथ से करते हैं। अब वो राइटिंग भी हो सकती है, ड्राइंग भी हो सकती है, ब्लॉगिंग भी हो सकती है, तो सब जगह कहीं न कहीं हमें पहले स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो या पेंटिंग वेंटिंग, ऐसा कोई भी काम आर्टिस्टिक टाइप का, वो सब थर्ड हाउस से देखते हैं हम लोग। तो आपके पास कोई ना कोई क्राफ्ट ज़रूर होगी, आप देखिएगा। क्राफ्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम उसे पेंट से करें या ब्रश से करें, वही क्राफ्ट नहीं है। जैसे कोडिंग भी एक क्राफ्ट है, उसे हम लोग स्क्रीन पे करते हैं यूजिंग आवर माइंड एंड आवर फिंगर्स। तो अगर आपके पास कोई भी आपके पास क्राफ्ट है, तो उस क्राफ्ट को कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे उसको आगे लेके जाए, उसमें आप उसको लेकर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है वो कम होता हुआ दिख रहा था, आप ये कह सकते हैं। थर्ड हाउस हमारी सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो सिबलिंग के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता हमेशा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि एक भावनात्मक जुड़ाव जो है वो थोड़ा कम होता हुआ दिखा जाता है, या फिर वो आपको समझते नहीं, आप ये कह सकते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। और अगर थर्ड लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो मेमोरी प्रॉब्लम है, कि चीज़ें याददाश्त हमारी थोड़ी कमज़ोर हो जाना, चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं कर पाना, और जो हमारी अर्ली एजुकेशन है, वहाँ थोड़ी दिक्कतें आती है स्कूल में, आप ये कह सकते हैं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट व्हेन जुपिटर रेट्रोग्रेड इन द थर्ड हाउस। सो नाउ, यदि जुपिटर आपके चौथे भाव पे आके यदि वक्री होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से चौथे भाव में जुपिटर वक्री, सॉरी, आपका एग्जॉल्ट होते हैं कैंसर साइन में आकर,
चौथे भाव से हम लोग हमारे मदर को देखते हैं, हमारे इमूवेबल एसेट्स को देखते हैं, हमारे घर की जो सुख शांति है उसे हम लोग चौथे भाव से देखते हैं। हमारी लाइफ में जो नर्चरिंग पार्ट है वो फोर्थ हाउस से दिखा जाता है। जब जुपिटर यहाँ वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो ये कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कार्मिक ड्यूज जो आपको इस बर्थ में पे करना है उसे दिखाता है। तो मदर के साथ इमोशनल कनेक्ट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मदर आपकी सपोर्ट नहीं करती या अपनी मदर को प्यार नहीं करते, वो नहीं कह रहा मैं। जब आपको ज़रूरत है उनकी या जब उनको आपकी ज़रूरत है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो पाते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो जो इमोशनल डिस्कनेक्ट है, इमोशनल गैप है, वो बनता हुआ देखा जाता है। मदर की लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगलफुल होती है व्हेन जुपिटर रेट्रोग्रेड इन द फोर्थ हाउस। आपको सब कुछ पता है अपने घर को लेकर कि उसे कैसे मैनेज करना है, उसे मैं क्या ऐसा करूँ कि वो और स्टेबल हो जाए, बट उन चीज़ों को धरातल पर ला पाना, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पाना ये पॉसिबल नहीं होता। आपके घर में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी इनस्टेबिलिटीज़, स्ट्रगल होते हैं, खासकर टिल 32-35 तक आप देखेंगे। साथ ही फोर्थ हाउस रेट्रोग्रेड जुपिटर दिखाता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, और खासकर इस प्रकार से इट इज नॉट सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब मुझे इस चीज़ को भी करना पड़ेगा या मुझे इस चीज़ का भार भी वहन करना पड़ेगा, ये बढ़ता हुआ देखा जाता है। आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक जो एक इमोशनल स्ट्रेस है, या आप अपने आप को जो एक ओवर इमोशनल की तरह आप पाते हैं कि हाँ, मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ घर के लिए, सब कुछ कर रहा हूँ, बट जो मुझे सामने से एफर्ट मिलना चाहिए, जो मुझे मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, आप कह सकते हैं, वो थोड़ा सा देरी से मिलता हुआ देखा जाता है। साथ ही जुपिटर फोर्थ हाउस में, तो जब आप घर खरीद रहे हैं या ऐसा कोई प्रॉपर्टी कुछ खरीद रहे हैं आप, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इशू आता हुआ देखा जाता है, या अगर आप कोई कहीं किसी फॉरेन कंट्री के लिए अगर आप पीआर अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ लीगल प्रॉब्लम आती हुई देखी जाती है। द बेस्ट रेमेडी व्हेन जुपिटर रेट्रोग्रेड इन द फोर्थ हाउस, कि आप जो भी आपके लाइफ में मदरली फिगर है, आपकी माता या और भी कोई, या और जो उनको आप नहीं भी जानते, जो आश्रम में लोग, वृद्ध आश्रम में जो लोग रहते हैं, आप उनकी जाके हेल्प करें, आप उनको जाके सपोर्ट करें किसी भी तरीके से। तो ये जो कार्मिक बैगेज है जुपिटर का, जो आपको डेफिनेटली यहाँ रीपे करना है, उसमें ज़रूर आप देखेंगे कि कुछ अपलिफ्टमेंट, कुछ इंप्रूवमेंट होता हुआ देखा जाएगा। और 35 के बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल या ग्रो करती हुई देखी जाएगी। This is what about Jupiter retrograde in the fourth house. Now Jupiter retrograde in the fifth house. जुपिटर पंचम स्थान के कारक भी है, एक चीज़ ये। दूसरी बात, फिफ्थ हाउस हमारी लाइफ में हमारे हमारे जो संतान पक्ष को दिखाता है, संतान सुख को दिखाता है। हमारी लाइफ में जो क्रिएटिविटी है, लव, रोमांस है, जो भी हमारी हॉबीज़ है, उसको हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं, हमारी इंटेलिजेंस को फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और जब वक्री होकर गुरुदेव यहाँ बैठते हैं, तो वो एक कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जो पास्ट लाइफ के ड्यूज है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जुपिटर जो कि विजडम को सिग्निफाई करते हैं, साथ ही साथ एक्सपेंशन को भी सिग्निफाई करते हैं। जब वो यहाँ आकर बैठते हैं, तो पहली बात तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ आपके पास बहुत कुछ है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, इंटेलिजेंस, सब कुछ है, बट स्टिल उसके हिसाब से जो आपको मिलना चाहिए, जितना आप लाइफ में जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, मेरे पास इतना कुछ होते हुए भी मैं इतना इतना इन टर्म ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज आई हैव, बट मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, वहाँ डिले होता हुआ देखा जाता, आप ये कह सकते हैं। दिस इज व्हाट जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस। साथ ही काफ़ी हद तक आपकी इनिशियल ईयर्स में, आप कह लीजिए टिल 30 अगर बात करें, तो लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती कि करियर किस डायरेक्शन में बनाना है, आप ये कह सकते हैं। या कहीं बार एजुकेशन में डिले होता हुआ देखा जाता है, ब्रेक होता हुआ देखा जाता है, जो बट इन द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हम लव, रोमांस देखते हैं हमारे जीवन में, तो आपकी लाइफ में जो रोमांस है या लव लाइफ है, उसमें जो है इनिशियल ईयर में खासकर आप देखेंगे कि जो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो चाहिए प्रेम को लेकर, या इस प्रकार के रिश्तों को लेकर इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो चाहिए, वो थोड़ा सा कम होता है, या आप कह लीजिए कि नहीं मिलता हुआ देखा जाता है। जुपिटर फिफ्थ हाउस में, तो आप किसी ऐसे फील्ड में जहाँ टीचिंग हो, कंसल्टेशन हो, एडवाइस हो, इन क्रिएटिविटी हो, इन फील्ड में आप बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। बट एक बहुत सिंपल सी कंडीशन है यहाँ पर कि अगर आपको इन फील्ड में राइज करना है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ एक लंबा समय बिताना पड़ेगा। मीन्स कि अगर जुपिटर यहाँ वक्री नहीं होते, तो जो जो हाइट आप लाइफ में 5 साल में अचीव करते हैं, अब वही आपको अचीव करने में आपको 7 साल 8 साल लगेंगे। दैट इज़ द
रेट्रोग्रेशन। और साथ ही बात, क्योंकि ये कारक भाव भी है, तो जो जो प्रिंसिपल है कारक भाव नाश वो भी अप्लाई होता है। तो डेफिनेटली देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, अगर फिफ्थ लॉर्ड अगर सही स्थिति में नहीं है तो संतान से नहीं बनना, संतान की वजह से जीवन में दिक्कतें आना, थोड़ा सा लेट चिल्ड्रन होते हुए भी कह सकते हैं। और कई बार कि हम इस स्थिति में होते हैं, क्योंकि आपके इंटेलिजेंस को दिखा रहा है, तो हम इस स्थिति में होते हैं कि हमें पता बहुत कुछ है, हम जानते हैं कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये नहीं होगा, उसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत। और कहीं बार किसी से गलत एडवाइस लेके लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं, दैट इज द मिस गाइडेंस इज ऑल्सो देयर। तो अगर जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में इस प्रकार से अगर काम कर रहा है, तो बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि आप, जो कोई भी गरीब है या जो कोई भी अनेबल है, मतलब कि खासकर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास शादी करने के पैसे नहीं है, आप उन कपल की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उनमें वहाँ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि फाइनेंशियली हेल्प कीजिए, जिस तरह से भी आपके बस का है, आप उनकी आप हेल्प करते हो, डेफिनेटली जो कार्मिक बैगेज थोड़ा सा कम होगा, और जो आपकी लाइफ में जो डीले है, जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होता हुआ देखा जाएगा। दिस इज व्हाट जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस। सुनाओ, यदि वक्री जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस में है, सिक्स्थ हाउस आपके जीवन में रोग, रिपु और ऋण को दिखाता है। हमारा जो डेली स्ट्रगल है हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। जुपिटर एक प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, जो हमारी लाइफ में विजडम को, एक्सपेंशन को, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि वो यहाँ वक्री है, तो ये एक कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपको इस जन्म में जो लास्ट बर्थ के ड्यूज हैं उन्हें आपको यहाँ पे करना होगा। तो व्हाट इट रिप्रेजेंट, पहली बात कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो अर्ली लाइफ है वहाँ आपको आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से आपको उतना पेमेंट ना मिलता हो। दैट इज़ नॉट अंडर पेइंग जॉब आपको शायद जीवन में करनी पड़ सकती है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उस लोन के दलदल में आप फंस जाते हैं, या ऐसा कुछ कि उस लोन को रीपे करने के लिए आपको फिर से नया लोन लेना पड़ जाए। देखो, ये ज़रूर है कि यहाँ कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करता है, बट आफ्टर 35 यू फील कि आपकी लाइफ में जो ये इश्यूज हैं ये रिजॉल्व होते हुए देखे जाएंगे। साथ ही आपके आपके कलीग के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हुए देखे जाते हैं, वो हेल्दी भी होते हैं और थोड़े फिर से हार्श साइड में भी होते हैं। बट ये ज़रूर है कि यहाँ वो हिडन एनिमीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि आपके जो कुलीग हैं वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हो, बट समहाउ दे आर टाइप ऑफ हिडन एनिमीज़, जो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट पीछे से प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए देखे जाते हैं। सिक्स्थ हाउस हम हमारे लाइफ में जो हेल्थ इशू उनको देखते हैं, तो ये दिखाता है कि यहाँ पर कि कोई हेल्थ इश्यू अगर आपको होता है तो वो काफ़ी लंबा समय लेता है रिकवर होने में। मतलब कि मान लीजिए अगर आपको खांसी जुकाम भी अगर होते हैं, तो जहाँ बाकी लोग 4-5 दिन 1 वीक में अगर ठीक होते हैं, इट विल टेक मोर टाइम। तो आपके लिए हेल्थ प्रॉब्लम से लेकर जो एक रिकवरी साइड है वो थोड़ा आसान नहीं होता। अगर सिक्स्थ लॉर्ड अगर बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा आपकी कुछ इर्रेगुलर फूड हैबिट्स हो सकती है जिनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, बट ईज़ी नहीं है आपके लिए कंट्रोल कर पाना, ये कह सकते हैं आप। कुछ स्टमक रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज होते हुए देखे जाते हैं। और एक बहुत क्लियर रेमेडी है कि अगर आप साथ ये हो रहा है कि स्टमक रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है और आपका वेट अगर ज़्यादा है, तो आप बहुत क्लियर ध्यान रखें कि यू फर्स्ट हैव टू लूज द वेट इन एनी कंडीशन, बिकॉज यहाँ जुपिटर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी प्रॉब्लम, चाहे वो फिफ्थ हाउस में हो या थर्ड हाउस में हो, सिक्स्थ हाउस में हो, वेट को लेकर, वजन को लेकर जो दिक्कतें हैं, हेल्थ इशू होती है, उसे आपको रिजॉल्व करना सीखना ही होगा। साथ ही जुपिटर सिक्स्थ हाउस में है, तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड देते हैं कि आप चाहते हैं कि हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो। इट मीन्स कि आप अपने सराउंडिंग में लोगों की हेल्प करते हैं। आपका ये नेचर भी है कि कोई अगर दिक्कत मेरे आस-पास मेरी फैमिली में है, मेरे सराउंडिंग में, तो मैं कोशिश करूँगा अपना कंट्रीब्यूशन दूँ, उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ। बट जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में किसी और की, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, आप उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ ऑल्सो देयर। बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन दिखाता है, जिसकी वजह से लाइफ चीज़ें डिले होती हुई देखी जाती है। कई बार आपको जीवन में शायद बहुत कम उम्र में या बहुत जल्दी आपको शायद नौकरी करनी स्टार्ट पड़ जाए, दैट इज़ व्हाट जुपिटर रेट्रोग्रेड। तो द बेस्ट रेमेडी इज़ व्हाट कि आप दूसरों की हेल्प करें। दूसरों की मतलब स्पेसिफिकली उन लोगों की, जो अगर मान लीजिए आपकी उम्र 33-35 से ऊपर चली गई है, तो जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो हैं, आप उनको आप गाइड करने की कोशिश करें उनको। तो ये जो बेस्ट रेमेडी है, अगर ये नहीं
आप अगर मान लो अभी 25-30 की एज के अराउंड है, तो आप क्या करें कि आपके सराउंडिंग जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर आप जॉब नहीं करते तो जैसे सबऑर्डिनेट से मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन हो गए या जो भी इस प्रकार के लोग आपके सराउंडिंग में हैं, आप उनकी मदद ज़रूर करें। तो ये जो रेट्रोग्रेशन का जो कार्मिक बैगेज है, ये धीरे-धीरे आपकी लाइफ से कम होता हुआ देखा जाएगा। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट जुपिटर रेट्रोग्रेड इन द 6th हाउस। सो नाउ यदि जुपिटर वक्री है आपके 7th हाउस में, व्हाट इट सिग्निफाइज। 7th हाउस हमारी लाइफ में मैरिज और रिलेशनशिप और पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। और हमारा जो पब्लिक डोमेन है, हमारे खुद के अलावा जो कुछ है वो सब 7th हाउस से हम लोग देखते हैं। जुपिटर 7th हाउस में उनके पास सबसे कम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, चूंकि वो यहाँ वक्री है तो वो एक कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करता है कि जो पिछले जन्मों का कुछ कार्मिक ऋण है वो आप इस बर्थ में लेकर आए, उसे आपको यहाँ पे करना ही होगा, उसे आप उस ड्यू को आपको यहाँ क्लियर करना ही होगा। जुपिटर बेसिकली हमारी लाइफ में विजडम और एक्सपेंशन को दिखाता है। तो जब वो मैरिज हाउस में बैठे हैं तो व्हाट हाउ इट क्रिएट प्रॉब्लम। फर्स्ट थिंग इज व्हाट की एक जो ट्रस्ट इशू है लाइफ पार्टनर के साथ या आप किसी भी रिलेशनशिप में है, वो बढ़ता हुआ देखा जाता है, आप ही कह सकते हैं। सेकंड की, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप पे हैं, चाहे आप बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, तो शायद आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने एंड से, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं और उसके हिसाब से जितना रिटर्न आना चाहिए या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उतना आपका लाइफ पार्टनर आपको नहीं देता। साथ ही ये भी दिखाता है कि अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ भी ट्रस्ट इश्यूज, वहाँ चीटिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाती है। 7th हाउस में जुपिटर वक्री है तो ये मैरिज डीले को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज कई बार ये स्टेट होती है कि तो कन्फ्यूजन कि मैं किससे शादी करूँ, या एक ऐसी स्थिति कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, थोड़ा लेट जाकर शादी करनी, ये बनती हुई देखी जाती है। फिर उसके बाद की, अब सपोज को अगर आपकी कंडीशन इस प्रकार की है कि आपके पास बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, तो फिर उनमें फ़िल्टर लगाना कि मुझे किससे करने, किससे नहीं करने, यहाँ दिक्कतें होती हुई देखी जाती है। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि इसको आप ऐसे कह लीजिए कि जो एक ओवर आइडियोलॉजिकल बिहेवियर है आपका, कि जो आप पार्टनर से बहुत सारी वैल्यूज़ या बहुत सारी आपकी एक्सपेक्टेशन है, खासकर इन टर्म ऑफ वैल्यूज़ एंड मोराल्स, वो फुलफ़िल होती हुई नहीं देखी जाती है। उसकी वजह से, और जो आपकी आपके लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, उसकी वजह से मैरिज आपकी काफ़ी हद तक डिले होती हुई देखी जाती है। शादी के बाद, मैरिज के बाद या इन ड्यूरिंग द रिलेशनशिप आप कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल गैप, एक इमोशनल गैप हमेशा रहता है। हमेशा से मतलब खासकर आप उसको ऐसा कह सकते हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल नेगेटिव की फॉर्म में ना लें, बिकॉज़ जो कार्मिक ड्यू है वो आपको रीपे करना होगा, डेफिनेट सी बात है। बट हाँ, आफ्टर 35 स्पेशली आप कह लीजिए, मीन्स कि व्हेन जुपिटर इज़ गोइंग टू मैच्योर, जुपिटर जब भी मैच्योर हो रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में, उसके हिसाब से आप देखेंगे ये चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट होती हुई देखी जाती है। तो इसके अलावा एक और चीज़ दिखाता है कि जस्ट आफ्टर मैरिज आपकी या आपके लाइफ पार्टनर की जो हेल्थ है उसमें इश्यूज आते हुए देखे जाते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ व्हाट एज अ रेमेडी इज़ व्हाट की, एक तो आप उन व्यक्ति विशेषों की हेल्प करें, चाहे वो लेडी है, चाहे वो मैन है, कि जो शादी करना चाहते हैं या उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, फाइनेंशियली अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आप उन सभी लोगों की जो विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं जीवन में, पर उन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप उनकी हेल्प करें, एक तो द बेस्ट थिंग इज दैट। और सेकंड, आप अगर ये नहीं कर पाते हैं, सपोज कीजिए आपके डोमेन के बाहर है, तो आप किसी भी तरीके से जो नीडफुल लोग हैं, जो हमारे सराउंडिंग में बहुत लोग हैं, आप उन्हें कपड़े डोनेट करने की कोशिश करें। तो ये जो कार्मिक बैगेज है काफ़ी हद तक वो आपका कम होता हुआ देखा जाएगा, आपकी लाइफ में जो है वो जो डिलेज है, जो स्ट्रगल है स्पेशली 7th हाउस को लेकर, वो काफ़ी कम होते हुए देखे जाएंगे। This is what all about Jupiter retrograde in the 7th house. So now Jupiter retrograde in the 8th house. 8th हाउस हमारे लाइफ में जो सडन इवेंट्स हैं उनको दिखाता है, हमारी लाइफ का जो एक डार्कर साइड है, एक ब्लैक होल कह सकते हैं आप 8th हाउस को। जो भी सीक्रेसी है हमारी लाइफ में वो 8th हाउस से हम लोग देखते हैं। हमारे जो इन लॉज हैं उन्हें हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। हमारी लाइफ में जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ है उसे हम लोग, जो खासकर इनहेरिटेंस से मिलने वाली प्रॉपर्टीज, उसे हम 8th हाउस से देखते हैं। जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, प्लैनेट ऑफ विजडम, और खासकर जब वो वक्री होकर यहाँ बैठते हैं तो कुछ कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कार्मिक ऋणों को यहाँ दिखाता है। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि आपकी जो मैरिज लाइफ, क्योंकि 7th से 2nd हाउस है ये, तो आपकी जो मैरिज लाइफ है
उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं। अब वो या तो आपके एंड से हो या आपके लाइफ पार्टनर के एंड से हो, ये पॉसिबल है। समहाउ योर फैमिली इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज़ यहाँ बैठ के वो सेकंड हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपकी फैमिली उस सीन की इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? या कुछ बिहेवियर या कुछ उनके इस तरह का एनवायरनमेंट है घर के अंदर, इसमें कुछ और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, सडनली कुछ इवेंट होते आ रहे हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको रिप्रेज़ेंट करता है। काफ़ी हद तक जो हमारी लाइफ में जो फाइनेंशियल अप एंड डाउन दिखाता है, अब फाइनेंशियल अप एंड डाउन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव साइड ही नहीं है। ये इस प्रकार से कई बार तो बहुत अच्छा पैसा आ गया जीवन में, तो कई बार बिल्कुल भी नहीं आया, दैट इज़ व्हाट। और 8th हाउस से हमारी वो एबिलिटी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या डीप डाइव इनटू द थिंग्स वाली जो हमारा जो गुण है, वो 8th हाउस से देखते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका जो इंटरेस्ट हो ऑकल्ट साइंस में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो या इस प्रकार का कोई भी जहाँ रिसर्च फील्ड रिक्वायर्ड है, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो। बट उस इंटरेस्ट को फिर करियर में बदल पाना थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाता है, आप ये कह सकते हैं। और साथ ही एक्चुअली आप इस प्रकार कहें कि जो आप अपनी लाइफ में हर एक जो टफ प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करने के लिए में बहुत एफिशिएंट है, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बट जो आपके सराउंडिंग छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते, आप ये कह सकते हैं। साथ ही इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इवन जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में आप थे, तो जो आप क्वेश्चन पेपर में जो बहुत टफ क्वेश्चंस थे, आप उन्हें पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे। उसकी वजह से शायद हो सकता है कि आपके जो छोटे-छोटे क्वेश्चन थे, कम मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, वो छूट जाएँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। और 8th हाउस जैसे कि आपका डीप साइड है आपका, वो उसको रिप्रेज़ेंट करता है। तो अ, जो नॉलेज वाला पार्ट आपके जीवन में, वो हमेशा से इस प्रकार से है कि आप खुद से सीखते हैं। उसको आप ऐसा कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में अपने जो टीचर्स थे, उन पे आप डाउट करते हुए देखे जाते हैं कि क्या ये सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, ऐसा कुछ। और जो लर्निंग है आपकी लाइफ़ का, लर्निंग पार्ट है, वो ज़्यादातर इस प्रकार से है कि जिसकी वजह से आप एक तो या तो आप अपना करियर बना रहे हैं, वो वाला लर्निंग पार्ट, या जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें मोस्टली आपके खुद के अपने एफर्ट्स हैं, बजाय कि किसी और का इन्वॉल्वमेंट, और से मतलब मेरा टीचर की गाइडेंस वगैरह। तो ये कुछ है जो हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ व्हाट एक्चुअली रेमेडी के फॉर्म में अगर हम कहें, तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। दिस इज़ द ओनली पॉसिबल रेमेडी। हाउ? एक्चुअली अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन में हैं कि आप इस तरह से हैं कि कुछ चीज़ करने जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा उसको लेकर सोच रहे हैं कि कैसे करूँ, कब करूँगा कि नहीं करूँगा, आज करूँ, कल करूँ। अगर आप इस दुविधा में, इस स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में हैं, तो आपको सबसे बेस्ट यही सीखना होगा 8th हाउस की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए। लाइफ़ में जो छोटी दिक्कतें, पहले उन्हें सॉल्व करें। जितना जल्दी है उन पे सॉल्व करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाएँ, बस। दिस इज़ द ओनली प्रैक्टिकल रेमेडी व्हेन जुपिटर इन द 8th हाउस। सो नाउ जुपिटर इन द 9th हाउस। 9th हाउस से हम लोग 9th हाउस को हम धर्म भाव भी कहते हैं। यहाँ से हमारी लाइफ में जो मेंटोर है, जो हमारे फादरली फिगर है, हमारी लाइफ की जो हायर लर्निंग है, वो हम 9th हाउस से देखते हैं। जुपिटर रिप्रेजेंट बेसिकली विज़डम एंड एक्सपेंशन। तो जब वो वक्री होकर यहाँ बैठ रहे हैं नवम भाव में, तो कुछ कार्मिक बैगेज को, कुछ कार्मिक ऋणों को दिखाते हैं। तो उससे पहली चीज़ तो ये क्रिएट होती है कि रिलीजन को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर, बिलीफ सिस्टम को लेकर आपकी अपनी सोच है। आप ऐसे ही अंधविश्वासों की तरह या अंधों की तरह किसी चीज़ को फॉलो करते हुए नहीं देखे जाते हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छी क्वालिटी है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी धर्म को लेकर या किसी भी बिलीफ सिस्टम को लेकर, किसी भी तरह की फेथ को लेकर आपकी खुद की आइडियोलॉजीज़ है, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आपका खुद का अपना एक फिलॉसॉफिकल साइड है। आप चाहते हैं चीज़ों को जानना, पहचानना, फिर उसके बाद उसमें बिलीव करना। अब वो मैं सिर्फ़ धर्म और यहाँ तक ही इस बात को नहीं रख रहा, आपकी लाइफ़ में अलग-अलग साइड्स भी अगर हैं, जैसे मान लीजिए आप फाइनेंशियल साइड में अगर सोच रहे हैं आप, किसी और डायरेक्शन में अगर आप सोच रहे हैं, तो वहाँ डेफ़िनिटली आप हमेशा ऐसे सोचते होंगे, पहले चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकलिटी क्या है उसके अंदर, एनालिटिकली आप उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको डिसीज़न लेते हुए दिखे जाते हैं। बट चूँकि 9th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो ये भी दिखाता है कि हमारी लाइफ़ में जो मेंटोर हैं या जो एल्डरली फिगर हैं, वो या जो उनके मेंटोर से मतलब ज़रूरी नहीं कि वो आपसे बड़े ही हों उम्र में, वो आपकी लाइफ में थोड़े कम होते हुए दिखे आते हैं। कम से मतलब कि जब आपको उनकी रिक्वायरमेंट है एग्ज़ैक्टली, जैसे मान लीजिए आपने 10th या 11th पे जा रहे हैं, तो मैं क्या सब्जेक्ट लूँ? 12th के बाद मैं कौन-सा स्ट्रीम चूज़ करूँ? किस कॉलेज को ऑप्ट करूँ? तो ये जो बेसिक गाइडेंस आपकी लाइफ में थोड़ी-सी मिसिंग होती हुई दिखी आती है, या आपको उस दौरान कोई न कोई जो है वो मिसगाइड करता हुआ दिखा आता है। आप ये कह सकते हैं। जुपिटर 9th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर अच्छे हैं, खासकर
जब तक आपकी अर्ली एजुकेशन है। मतलब आप इस प्रकार के हो सकते हैं कि आप ड्यूरिंग स्कूल आप तो बहुत इंटेलिजेंट रहे हों, बट जैसे आप स्कूल से आगे निकल रहे हैं, या फिर 11th-12th क्लास की बात कर लीजिए, या ग्रेजुएशन के बाद पीजी की बात कर लीजिए, या फिर वहाँ पर आपको हायर स्टडीज़ में आपको दिक्कतें आती हुई देखी जाती हैं। और कई बार ये भी होता है कि हमारे फादर के साथ हमारे आइडियोलॉजिकल बिलीफ जो है वो मैच नहीं करते हैं, या एक इमोशनल गैप रहता है, आप ये कह सकते हैं। आप जो उन्हें मनवाना चाहते हैं या वो जो आपको समझाना चाहते हैं, थोड़ा उसमें थिन लाइन रहती है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा इमोशनल गैप क्रिएट हो जाता है, आप ये कह सकते हैं। साथ ही जैसा मैंने कहा कि मेंटर वाला पार्ट ज़रूर थोड़ा-सा यहाँ पे इंट्रोगेशन की वजह से इस प्रकार का होता है कि जब आपको कोई चाहिए गाइडेंस के लिए, आपके पास वो नहीं होता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि कहीं न कहीं आप चाहे आपने जानबूझ के किया हो, चाहे गलती या किसी कारणवश आपने किया हो, कि जो एल्डरली फिगर आपकी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे कोई और भी हो, आप उनके अगेंस्ट जाते हुए दिखते हैं। अब अगेंस्ट अब वो कितना रिटेलिएशन है, वो पॉजिटिव साइड में है, नेगेटिव साइड में, ये आप खुद से जज कीजिए। तो इस प्रकार की कुछ दिक्कतें आप कह सकते हैं आपकी लाइफ में आती हुई दिखी जाती है। द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इज़ व्हाट, कि आप अपनी लाइफ में जो भी नीडफुल लोग हैं, उनकी तो हेल्प करने की कोशिश करें। और सेकंड इज़ व्हाट द बेस्ट इज़ दैट, कि कोई भी जो स्कूल आइटम्स हैं, मतलब कि अब वो स्कूल के बच्चों के लिए कपड़े हो सकते हैं, उनके लिए स्टेशनरी हो सकती है, जो भी आपके लिए पॉसिबल चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आप कहने का मतलब है कि आप उन्हें डोनेट करने की कोशिश करें, या जो व्यक्ति विशेष जिन्हें रिक्वायर्ड है उनकी आप हेल्प करने की कोशिश करें। तो ये जो कार्मिक ऋण है, ये आपकी लाइफ में थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा, और जो पॉजिटिव साइड है जुपिटर 9th हाउस के, वो आपको लाइफ में ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट जुपिटर रेट्रोग्रेड इन द 9th हाउस। सो नाउ, यदि वक्री गुरु बृहस्पति आपके बर्थ चार्ट में 10th हाउस में है, तो 10th हाउस हमारी लाइफ में हमारा करियर, प्रोफेशन, उस एंगल को दिखाता है, हमारी सोशल रेस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है 10th हाउस। जुपिटर जो है वो बेनिफिक ग्रह है, वो हमारी लाइफ में बेसिकली विजडम और एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ भी बैठते हैं वो उस भाव की वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। तो पर चूंकि यहाँ वो वक्री है, तो एक कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कार्मिक ऋण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपको इस बर्थ पर रीपे करना होगा। तो व्हाट इट सिग्निफाई, जब 10th हाउस में है तो आप कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं कि आपको अगर कोई काम दिया गया ऑफिस में, तो आप उस काम को बहुत शिद्दत से करने की कोशिश करते हैं, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, उसमें आप परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिले होते हुए दिखे आता है। डिले से मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि काम में डिले होगा, डिले से मतलब है कि आपका जो भी क्राफ्ट है, आप उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, बहुत डीप डाइव हो जाते हैं, और उस परफेक्शन को चेज़ करने के चक्कर में जो काम या जो आपके प्रमोशन या जो अचीवमेंट आपकी लाइफ में 5 साल में होने चाहिए थे, वो 7 साल में होता है, आप ये कह सकते हैं। 10th हाउस इज जुपिटर रिप्रेजेंट ऑल्सो, कि आप करियर को लेकर आपको डेफिनेटली किसी न किसी ने मिसगाइड किया हो, या जो प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए हो आफ्टर 12th कह लीजिए, या आफ्टर ग्रेजुएशन कह लीजिए, वो आपके साथ लाइफ में तो नहीं मिलती हुई देखी जाती। इसके अलावा ये भी दिखाता है कि इनिशियल जॉब इंटरव्यूज़ में काफ़ी फेलियर्स, आप ये कह सकते हैं। प्रमोशन को लेकर इश्यू होते हुए देखे आता है। देखो, आप इसको बिल्कुल ऐसा नेगेटिव साइड में मत लीजिए। जुपिटर रेट्रोग्रेशन है, कार्मिक बैगेज आपको वो ड्यूज़ रीपे करने होंगे, बट साथ ही ध्यान रखिए, जैसे ही जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में मैच्योर होंगे, आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट है, वो बढ़ता हुआ देखा जाएगा। मैं बता था। साथ ही ये इसको भी रिप्रेजेंट करता है कि कई बार जितने हम क्वालिफाइड हैं, उस हिसाब से हमें सैलरी नहीं मिल रही, खासकर इनिशियल ईयर्स में आप कह सकते हैं। और एक ये कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपका जो स्किल है, आपका जो क्वालिटीज़ है, बट फिर भी आप किसी ऐसे पर्सन के अंडर में काम कर रहे हैं, जो आपके इतना क्वालिफ़ाइड नहीं है, या आपके इतना स्किलफुल नहीं है। इनिशियल ईयर में आपके बॉसेस या आपके जो सीनियर्स हैं, उनसे आपको सपोर्ट मिलता हुआ नहीं देखा जाता। हाँ, ये पॉसिबल है कि आपको लग रहा हो कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं सामने से, इन वर्बल फॉर्म, बट पीछे से आपके अगेंस्ट आपका ऑफिस एनवायरनमेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान करता हुआ दिखा जाता है, या सपोर्ट नहीं करता इनडायरेक्टली, आप ये कह लीजिए। मैं बहुत नेगेटिव नहीं कर रहा। तो ये इस तरह की सिचुएशन बनती दिखी आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आफ्टर एज ऑफ 32, आप 32-35 आपकी लाइफ में जो है वो अब क्लैरिटी है, वो आप कह लीजिए ज़्यादा आती हुई देखी जाती है। मैं 35 के बाद इसलिए कह रहा हूँ, बेसिकली जो जुपिटर मैच्योरिटी एज है, उससे ज़्यादा का समय है,
बिकॉज़ अगर जुपिटर वक्री नहीं होते तो हम 32 के आसपास की बात करते, बट चूँकि वो वक्री है तो थोड़ा डिले, स्ट्रगल और बढ़ जाता है, वो कार्मिक बैगेज और बढ़ जाता है। तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे 35 के बाद जो है करियर जो है वो काफ़ी हद तक सही डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा आपको, स्पेशली 10th और यदि इस स्थिति में है तो। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट जुपिटर रेट्रोग्रेड इन द 10th हाउस। सो नाउ यदि जुपिटर आपके 11th हाउस में आकर बैठते हैं और वो वक्री हो तो 11वें भाव से हम हमारे एल्डर सिबलिंग्स को देखते हैं, साथ ही हमारा सोशल सर्किल हम लोग 11th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ इनकमिंग गेन्स, हाउस ऑफ होप्स, और जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है हमारी लाइफ में वो 11th हाउस दिखाता है। तो पहली बात तो कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग अंदर से इच्छा रहती है कि आप लाइफ में जो आपकी इच्छाएं हैं वो पहली बात तो बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा कि मैं किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ, ये बहुत इच्छा होती है आपकी। साथ ही क्योंकि जुपिटर पहले से ही बल्कि प्लैनेट है, एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, जो एक राशि में लगभग 1 साल तक रहता है, तो 11वें भाव में वो पहले से ही रिप्रेज़ेंट करते हैं कि जो गेन है वो स्लो होगा, क्योंकि वो खुद एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। अब वो रेट्रोग्रेड है तो कुछ कार्बन बैगेज को और ही पसंद करते हैं, तो डिले आपकी लाइफ में थोड़ा-सा बढ़ जाता है, स्पेशली इन टर्म ऑफ द गेन। अगर सेकंड लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में है, सेकंड हाउस बहुत पावरफुल है, तो आप देखेंगे कि जो गेन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अर्ली लाइफ में आपको मिल जाएगा। तो व्हाट दिस रेट्रोग्रेड जुपिटर रिप्रेजेंट, पहली बात तो ये कि लाइफ में ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, ट्रस्टवर्दी से मतलब मेरा कि जब रिक्वायरमेंट हो हमें, जब उनकी ज़रूरत हो, ऐसे फ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात कि सोशल सर्किल हमारा बड़ा हो सकता है, सोशल कनेक्शन हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, बट जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो हमें सपोर्ट करते हुए नहीं देखे जाते। जुपिटर यहाँ बैठ के आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, तो यू हैव undoubtedly extreme knowledge, extreme wisdom, you lot of creativity, you lot of fresh ideas, but वो फ्रेश आइडियाज आपके ऑफिस में आपके बॉस के द्वारा, आपकी टीम के द्वारा इजीली एक्सेप्ट नहीं होते। मीन्स कि सपोज कीजिए कि आप 5-6 लोग एक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने अपनी बात रखी कि भाई इस चीज़ को ऐसे एग्जीक्यूट करें, ये मेरा आइडिया है, तो उसे वो सामने एक्सेप्ट नहीं करते। हो सकता है कि बाद में वो उस पीछे से उसी पे काम करें, बट जो एक चाहिए हमें कि नहीं अप्रिसिएशन, वो मिलता हुआ नहीं दिखा जाता। इनकम जो हमारी वो काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट होती हुई देखी जाती है। हमारे जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनके साथ हमारी बहुत सुंदर नहीं बनती है। सुंदर से मतलब मेरा है कि इमोशनल गैप या आइडियोलॉजिकल गैप उभरता हुआ दिखा जाता है। और एक बहुत स्ट्रांगली जो मैंने कहीं चार्ट्स में देखा है कि जेलसी फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेट हो जाता है, चाहे वो आपके फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो आपके सोशल सर्कल में हो, चाहे वो आपके ऑफिस कलीग में हो। मतलब या तो आप उनसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं या वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ये बहुत स्ट्रांगली मैंने कई चार्ट में ऑब्जर्व किया है। सो द बेस्ट रेमेडी और द बेस्ट सॉल्यूशन व्हेन जुपिटर रेट्रोग्रेड इज व्हाट कि आप, क्योंकि 11th हाउस एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हैं, जुपिटर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो स्टेबिलिटी लाइफ में धीरे-धीरे आएगी बट लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, ये बात। तो रेमेडी इज व्हाट कि आप किसी भी काम का, किसी भी कंपनी को ज्वाइन कीजिए, मान लिया किसी प्रोफेशन में अगर आप कर रहे हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस जगह को कम से कम आप एक 4-5 साल एक लंबा समय दें, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें ग्रो करती हुई दिखेगी, एक बात तो ये। और दूसरी बात कि खासकर आपके प्रोफेशन को लेकर, या इस प्रकार से कह लीजिए कि आपके जो कोलीग हैं, उन्हें आप आँख बंद करके ट्रस्ट ना करें। स्पेशली जब बात ऐसी आती है इंक्रीमेंट को लेकर या किसी प्रोजेक्ट हैंडलिंग को लेकर, तो आप उन पे आँख बंद करके ट्रस्ट ना करें। बिकॉज़ जुपिटर 11th रेट्रोग्रेशन में ये भी दिखाता है कि हमें जो मिसगाइड करने वाले हैं वो हमारे बहुत क्लोज़ वन ही है, हमारा सोशल सर्किल ही है। दिस इज़ द कार्मिक बैगेज। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट जुपिटर रेट्रोग्रेड इन द 11th हाउस। सो नाउ हम लोग बात करते हैं, यदि गुरुदेव बृहस्पति वक्री होकर आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12th हाउस से हमारी लाइफ में हम एक्सपेंसेस को देखते हैं, लॉसेस को देखते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को भी हम 12वें भाव से देखते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी हायर इमेजिनेशन पावर, हमारा बैड प्लेजर, हमारी सैया सुख जो है उसे हम लोग 12वें भाव से देखते हैं। तो जब जुपिटर जो कि एक कालपुरुषी कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि में जाकर बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, जो कि हमारी लाइफ में विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेंशन के प्लैनेट है, बट चूंकि वो यहाँ वक्री है, तो वक्री ग्रह है तो वो कुछ कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कार्मिक ऋणों को यहाँ दिखाते हैं, उसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल डिले क्रिएट होता है। तो पहली बात तो ये कि है ना, कई बार हमें जो हमने एक्सपेक्ट किया था इन्वेस्टमेंट को लेकर, वहाँ लॉसेस होते हुए देखे जाते हैं। जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, वो नहीं मिलता हुआ दिखाया था। आप इनिशियल लाइफ में आपके
काफ़ी हद तक आप डायरेक्शनलेस हो सकते हैं, करियर को लेकर आपको नहीं आइडिया मिलता कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ, इस तरह कुछ आप कह सकते हैं। और आपके लाइफ में जो कह सकते हैं कि जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो थोड़े से अनइवन या सडन हो सकते हैं कि बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट आप ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ आपने सोचा था कि मैं इस ये महीना इस अमाउंट में चला लूँगा, बट फिर से कुछ मैंने गलती कर दी या कुछ ऐसा हो गया, जिसकी वजह से फिर जो ओवर एक्सपेंसिव वाला पार्ट है, वो बढ़ता हुआ दिखा जाता है। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कई बार खुद के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से या किसी ने मिसगाइड हमें कर दिया कि यहाँ इन्वेस्ट करो इस जगह, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो या इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, उसकी वजह से जो आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वो थोड़े होते हुए देखे जाते हैं, आप भी कह सकते हैं। साथ ही 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है, तो आप इस प्रकार के हो सकते हैं कि भीड़ में भी आपको बहुत अकेलापन लगता हो या फ्रेंड सर्कल में अगर आप बैठे हैं तो आपको लगता है कि मैं अकेला ही हूँ। बिकॉज़ जुपिटर रेट्रोग्रेशन में है तो आपकी आइडियोलॉजी, आपका इमेजिनेशन साइड बहुत एक्सट्रीम है। तो यू फ़ील कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो क्लोज़ वन हैं, वो शायद आपके विचारों को नहीं समझ पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं समझ पाते। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप जो विचार रखते हैं, उनको लगता है कि शायद ये तो कोई एक अलग-सी बात कह रहा है या इसका कोई सेंस नहीं निकलता, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। कई बार ये होता है कि हमारा काम में मन नहीं लगता और एक और कि 12th हाउस इज़ द एग्ज़िट हाउस। वहाँ आपकी ये टेंडेंसी बढ़ जाती है कि लोगों को माफ़ करने की जो प्रवृत्ति है, वो बढ़ती हुई देखी जाती है। और 12th हाउस इज़ व्हाट कि जहाँ हमारी इमेजिनेशन बहुत एक्सट्रीम है। हम अपने तक रखते हैं चीज़ों को लेकर, हम किसी को परेशान नहीं करते, किसी को ट्रबल लाइफ़ में क्रिएट नहीं करते हैं। नींद बहुत आती है हमें, आप ये कह सकते हो। साथ ही 12th हाउस में ऐसा जुपिटर है, अगर 12th लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि आप थोड़ा-सा कुछ काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक सा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। थोड़ा लेज़ीनेस आपके लाइफ़ में बढ़ता हुआ दिखा जाता है। एक्चुअली यहाँ पर ये है कि चूँकि वो यहाँ बैठ के आपके 6th हाउस को देख रहा है, तो आपकी लाइफ़ में जो डेली स्ट्रगल है कि बहुत कम एज में शायद हमें काम करना पड़ जाए या जो एज है जैसे कि मान लीजिए आप जस्ट कॉलेज से आप निकले हैं 22, 21 के बाद और आप जो 25 4-5 साल की जो एज है जब हमें बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो हमारी फैमिली से हो या जो हमारे क्लोज़ वन से हो। इस तरह सपोर्ट से मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, इस तरह से कि वो हमें समझे कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ़ में, उससे थोड़ा हमें पुश करें, वो थोड़ा-सा लाइफ़ में मिसिंग होता है। उसकी वजह से लाइफ़ में थोड़ा डिलेज़, स्ट्रगल बढ़ते हुए दिखे आते हैं, आप ये कह सकते हैं। सो बट ये ज़रूर है कि जुपिटर 12वें भाव में बैठे हैं, जब भी प्लैनेट मैच्योर होगा आपके बर्थ चार्ट में आप ये कह लीजिए 35 के बाद लाइफ में आपकी चीज़ें जो सॉर्ट आउट होती हुई देखी जाएगी। बिकॉज़ रिमेंबर ये जुपिटर का एक अच्छा सुंदर प्लेसमेंट है, बट चूँकि वक्री है इसलिए हमें एक कार्मिक बैगेज जो है आप ये पे करना पड़ रहा है। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट जुपिटर इन द 12th हाउस। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने बात करी आज जुपिटर के अलग-अलग भावों में। यदि ये वीडियो आपको ज़रा भी मीनिंगफुल लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, then kindly do like, share, subscribe. Thank you so much. Until next video में till then, Om Namah Shivaya.